हेलो नमस्कार आप सभी को भाई उज्जवल कोचिंग कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो है वीडियो नंबर 2 लेकर आए हैं जनरल साइंस की जो है वीडियो। पहली वीडियो में आप लोगों ने जो सहयोग दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर जो है हमने जो 2 पार्ट कर लिए थे, 2 सेट हम लोगों ने किए थे 40 क्वेश्चन। तो आज हम लोग जो है तीसरा जो सेट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। क्या क्वेश्चन है? चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। जब आप देखते हैं कि गाड़ी का जो ग्लास होता है, शीशा होता है, कई बार टूट जाता है, तो टूटने के बाद जो आपको थोड़ा सा चमकदार दिखाई देता है, चमकीला, जहां से वो क्रैक हुआ वहां से, तो उसका कारण क्या है वो ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब देखिए एक सेकंड। हाँ देखिए, तो ऑप्शन आपके लिए रखे, अपवर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है परावर्तन के कारण, और तीसरा ऑप्शन है वैयक्तिकरण के कारण, और चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, और ये भी बताया था कि हर एग्जाम में जो है TIR का जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो TIR का जो आपको कंडीशन आपको बताई थी वो 2 कंडीशन थी। एक तो ये थी कि जो आपकी जो रे है वो आपकी डेंसर से रेयर आनी चाहिए, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या थी? क्रिटिकल जो एंगल होता है, आपतन जो कोण होता है, वो जो आपका कितना होना चाहिए, सॉरी एंगल जो इंसिडेंट है वो आपतन कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो वो कंडीशन थी आपकी। तो ये जो चटका हुआ जो कांच है ये आपका चटकीला प्रतीत होता है, उसका कारण क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो है चटका हुआ कांच जो है चटकीला प्रतीत होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है वो रेनबो का है। रेनबो का क्वेश्चन क्या कहता है कि रेनबो जब बनता है तो उस टाइम पे जो सूर्य का जो प्रकाश है वो कैसे क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो पहला ऑप्शन है वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पे। देखिए 2 चीजें हैं, एक अपवर्तन है और एक आपका आंतरिक परावर्तन है। मतलब अपवर्तन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, और आंतरिक परावर्तन का मतलब मैंने बताया था आपको TIR। क्या बताया था? TIR। ठीक है, TIR। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने के कारण। ठीक है, और दूसरा है आपका विकिरण हो जाता है, परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। ठीक है, विकिरण का मतलब क्या होता है? विकिरण का मतलब होता है डिस्पर्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है, वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। ये परावर्तन होने पर, ये अपवर्तन होने पे, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये दोनों है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन होने पे और यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने पे। और फोर्थ ऑप्शन है, दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो रेनबो होता है वो मेनली 3 अलग अलग प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है, डायग्राम में समझते हैं। ठीक है, पहला जो प्रोसेस है वो यहाँ से सनलाइट आती है और यहाँ पे मैंने मानी वाटर ड्रॉप्स, पानी की जो बूंदे हैं वो इन्वायरमेंट में ऐसे स्फेरिकल शेप में होती है। तो देखिए यहाँ से जब लाइट इंटर करती है एयर टू वाटर, तो सबसे पहले क्या हुआ? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है। मतलब क्या हो रहा है बताओ? मीडियम चेंज हो रहा है। तो मीडियम जब चेंज होगा तो क्या होगा बताओ? रिफ्रैक्शन होगा। मतलब क्या होगा? अपवर्तन। क्या होगा? अपवर्तन। तो अपवर्तन होगा तो देखिए परावर्तन वाला तो गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन हमारे पास कौन से रह गए? A और C रह गया। उसके बाद दूसरा क्या है? देखो यहां से लाइट जब डेंसर मीडियम में जाने के बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वाटर के अंदर जो रे ऑफ लाइट है वो जाने के बाद में इस ड्रॉप से बाहर नहीं निकल रही, बल्कि वापस उसी मीडियम में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी किसी भी सरफेस से टकराने के बाद लाइट वापस आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, परावर्तन। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या थी? उसके लिए कंडीशन ये थी कि जो सरफेस का जो दूसरी तरफ का जो हिस्सा है वो क्या होता है? पॉलिश होता है। क्या होता है? पॉलिश किया हुआ होता है। उस वजह से रे ऑफ लाइट जो है दूसरी तरफ नहीं जा पाती। लेकिन यहाँ पर तो क्या है? वाटर टू एयर, अगर पानी में से अगर हम लोग लाइट को डालते, प्रकाश को डालते किसी भी मीडियम के ऊपर जहां पे दूसरी तरफ हवा है, तो डेफिनेटली लाइट जो दूसरी तरफ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये तो वाटर के ऊपर टकरा के लाइट वापस वाटर में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? ये तो आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब हो तो क्या रहा है? अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। सॉरी क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। लेकिन परावर्तन कौन सा हो रहा है?
परावर्तन जब माना जाएगा यहाँ पर जो है वाटर ड्रॉपलेट से टकरा के वापस वाटर में ही आ रही है, तो वहां पे कौन सी कंडीशन आ रही है, वहां पे कंडीशन आ रही है भाई TIR की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। यानी वो जो रे ऑफ लाइट है वो कुछ ऐसे एंगल पे गिरती है जो कि क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, ज्यादा होता है, जो कि मैंने आपको डायमंड के केस में बताया था कि डायमंड के केस में जो है TIR होता है। तो वहां से वो टकरा के वापस इसलिए आई है क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, वो क्या है, आपके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, उस वजह से वो सेम मीडियम में वापस आ गई है विदाउट लॉस ऑफ एनी एनर्जी, उसको हम लोग बोलते हैं TIR। यानी दूसरा वाला फिनोमेना क्या है, TIR। तो पहला तो क्या था बताइए, पहला तो ये था भाई, पहला जो फिनोमेना था वो क्या था, पहला फिनोमेना था आपका रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन प्लस दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे TIR प्लस थर्ड नंबर पे क्या है, देखिए यहां पर जो लाइट रे है वापस क्या आ रही है, डेंसर से वापस क्या आ रही है, रेयर में आ रही है, ठीक है। यहां पर आपका क्रिटिकल एंगल से कम एंगल हो रहा है, इसलिए वापस लाइट की रे जो अंदर नहीं जा रही बल्कि बाहर आ गई है। अब देखो जब इस स्फेरिकल ड्रॉप के ऊपर लाइट रे गिरती है तो उस टाइम पे ये वाटर ड्रॉप्स हैं, ये वाटर जो ड्रॉप्स हैं, ये वाटर ड्रॉप्स ये किसकी तरह काम करती है, ये एक प्रिज्म की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, प्रिज्म की तरह काम करती है, ठीक है। और प्रिज्म क्या कहती है कि प्रिज्म के ऊपर जब भी हम लोग लाइट डालते हैं, कैसी लाइट डालते हैं, व्हाइट लाइट डालते हैं। जब आपका सफेद प्रकाश है उसको हम लोग प्रिज्म पे डालते हैं तो वो 7 अलग अलग कलर में क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है, ठीक है ना, डिस्पर्ज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन, ठीक है। तो देखिए इस प्रिज्म का जो क्वेश्चन आता है आपका, इंद्रधनुष का जो क्वेश्चन आता है उसमें 3 फिनोमेना होते हैं, रिफ्रैक्शन प्लस TIR प्लस में होता है आपका क्या, डिस्पर्शन, या इसको डिस्पर्जन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विकिरण हो जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें तीनों दे रखे हैं, तो एक ऑप्शन है जिसमें ये दोनों दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अपवर्तन हो जाता है, ये वाला अपवर्तन हो जाता है एक, और दूसरे वाला क्या है, आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना, आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया आपका, राइट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आज का 3 है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष के अंदर टोटल कितने होते हैं, 7 कलर होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूँ। विबग्योर, आप याद रखेंगे, विबग्योर का पैटर्न बनता है, वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्राउन होता है, सॉरी आपका ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, और क्या होता है लास्ट में, रेड होता है। इंद्रधनुष में, रेनबो में ये 7 कलर होते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्वेश्चन सभी को पता है, 7 कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये कलर होते हैं आपके विबग्योर, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है आपका, ये आप देख पा रहे हैं कि इंद्रधनुष जब आप देखते हैं बारिश के बाद तो इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पे एक छोटी सी ट्विस्ट है कि इंद्रधनुष जब भी आप देखते हैं तो 2 अलग अलग रेनबो बनते हैं। एक थोड़ा सा क्या होता है, लाइट होता है, बहुत हल्का होता है, एक डार्क होता है। तो हम जो डार्क वाला है वो देख पाते हैं, तो लाइट वाला है वो देख नहीं पाते, ठीक है। उन दोनों की क्या कंडीशंस होती है वो आगे क्वेश्चंस में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है आज का, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाशीय फाइबर। अब ये प्रकाशीय फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। फाइबर का मतलब होता है तंतु, ठीक है ना। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, मैंने आपको बताया था कि पतली पतली कांच की नलकियां होती है, नली होती हैं, और उनके अंदर जब प्रकाश को पास करते हैं तो प्रकाश जो होता है वो रिफ्लेक्ट होके बार बार रिफ्लेक्ट होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और वो इससे बाहर नहीं आ पाता है। वो क्या हो, कैसे होता है कि ये जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर देख रहे हैं आप, इसके अंदर क्या होता है कि ये आपका जो इंटरनल जो मटेरियल है ये वाला, इसका जो मीडियम होता है वो क्या होता है, रेयर होता है, और इसके बाहर जो कोटिंग होती है, इस पाइप के बाहर जो कोटिंग होती है जिस मटेरियल की, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रेयर मीडियम का लेते हैं, सॉरी क्या लेते हैं, आपका रेयर लेते हैं, अंदर वाला क्या लेते हैं, डेंसर लेते हैं, ठीक है ना। यानी डेंसर से क्या होगा, रेयर। इस ऑप्टिकल फाइबर का जो मटेरियल है वो इस प्रकार से बनाया जाता है कि जो अंदर वाला सरफेस है वो क्या होता है, डेंसर होता है, और बाहर वाला सरफेस क्या होता है, रेयर होता है। उससे क्या होगा, लाइट जब डेंसर मीडियम पे टकराएगी, डेंसर मीडियम से कहा जा रही है रेयर मीडियम में, तो इसकी बनावट जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि वो एंगल ऑफ जो आपका रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। उस वजह से क्या होगा, लाइट वापस उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, टकरा के आ जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं TIR, क्या बोलते हैं, TIR।
आर। ठीक है, दो कंडीशन मैंने बताई थी कि डेंसर से रेयर होना चाहिए यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम, और आपका दूसरी कंडीशन क्या थी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल होना चाहिए, तो आपकी जो है क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो टीआईआर का जो फिनोमिना है वो क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स में भी काम करता है, डायमंड में भी काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर्स में भी काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर्स आपने ये देखा होगा कई बार घर के अंदर हम लोग सजावटी सामान के तौर पे हम लोग इस तरह का जो है आपका गुलदस्ता यूज करते हैं। इसमें पतली पतली जो आप देख रहे हैं ये कांच की पतली पतली नलकियां हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज क्या है, जो आजकल हम लोग 5G और 4G यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, वो 5G और 4G का जो कमाल है वो किससे हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर्स की वजह से हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर्स जो है इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि उसमें सबसे फायदा क्या है, सबसे ज्यादा फायदा कि इसमें एनर्जी का लॉस क्या होता है, 0%, यानी 100% एनर्जी जो है क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना, इंटरनेट के अंदर जो आपकी रे होती है, रेडिएशंस होती है, उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए। ठीक है, ये बड़ी बड़ी जो लंबी लंबी पाइप्स होती है, इनको जो है समुद्र में डाल दिया जाता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के पास। ठीक है ना, समुद्र के अंदर जो है ऐसी पाइप डाल दी जाती है, और इन पाइपों से जो है सिग्नल जो है क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, और वो सिग्नल जो है 100% जो है एनर्जी के साथ में दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाता है, जिससे एनर्जी का लॉस कम होता है। उससे आपकी इंटरनेट की स्पीड क्या रहेगी, 5G और 4G बढ़िया क्वालिटी को आपको HD में जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले ये सब जो है एयर या फिर इन्वायरमेंट के माध्यम से होता था। ठीक है ना, एक जगह पे टावर लगा हुआ है, दूसरी जगह पे टावर लगा हुआ है, सैटेलाइट के पास सिग्नल जाता था, सैटेलाइट से वापस सिग्नल आता था। उस टाइम पे अगर आपकी बारिश हो रही है, मौसम खराब है, उस वजह से सिग्नल क्या हो जाते थे, वीक हो जाते थे। लेकिन अभी सिग्नल वीक नहीं होते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर्स ने जो है ये काम आसान कर दिया है। इसलिए 5G और 4G हम लोग यूज कर रहे हैं। आगे जाके हम लोग 6G, 7G, 10G यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं, संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से, संबंधित माध्य युग्म क्या कहलाता है, दो मीडियम का जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस माध्य युग्म। यहाँ पे मान लो एयर है और यहाँ पे वाटर है, तो दोनों मीडियम का जो बीच का जो स्थान है, बीच की जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, वो आपका माध्य युग्म। ठीक है, कि क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल आपका से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है, समग्र आंतरिक परावर्तन। मैंने कहा था कि जो TIR का जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि TIR यानी डेंसर से रेयर, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम जाना चाहिए, और क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, और आपका डेंसर से रेयर। ये दो कंडीशन जहां पे आएंगी वहां पे क्या होगा, TIR होगा। ठीक है ना, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे जो है आपका एक मीडियम ये वाला वाटर मान लिए, और यहाँ पे आपका मीडियम एयर मान लीजिए। लाइट रे जो है क्या जा रही है, डेंसर से कहा जा रही है, रेयर जा रही है। ठीक है ना, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, उस पॉइंट के ऊपर आपका एंगल ऑफ जो आपका इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो ये आपका कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल है। तो क्रिटिकल एंगल से जो ज्यादा होगा उस टाइम पे लाइट रे वापस उसी मीडियम में आ जाएंगी, इसको हम लोग बोलते हैं TIR। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आज का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आई से है भाई, आंख का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो आपका पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति यानी दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, यानी आपका फार साइटेडनेस, यानी साइटेडनेस। ठीक है, यानी दूरदृष्टि या फिर दीर्घ दृष्टि। उसमें पहला पॉइंट दिया है, कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता। कोई वस्तु जो है, कोई भी व्यक्ति जो है दूर की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख सकता। यानी जो व्यक्ति जिस वस्तु को, नजदीक की वस्तु को नहीं देख पा रहा, उसका मतलब वो है आपका निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति दूरस्थ वस्तु का स्पष्टता नहीं देख सकता। दूसरा है आपका, कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता। तीसरा है, आंख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। और आपका चौथा है, आंख का दूरस्थ बिंदु हटकर आंख की ओर हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही है, आपको ये बताना है। तो आपके ये देखिए, फर्स्ट और थर्ड
सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ, और सेकंड और थर्ड। अब देखो क्या है कि कोई भी व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता। ये कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि है। कौन सा? दीर्घ दृष्टि, यानी दूर दृष्टि का रोग है। दूर दृष्टि का रोग है। तो कह रहा है कि जिस आदमी को दूर दृष्टि का रोग है, उसको दूर की वस्तुएं, दूर दृष्टि का रोग है, तो उसको कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता। लेकिन ये तो क्या होता है, दूर दृष्टि रोग में क्या होता है, दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है, आसानी से देख सकता है। यानी जो आदमी दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है उसको दूरदृष्टि दोष है। ठीक है ना। नजदीक का क्या है, जिसको आदमी को नजदीक की वस्तु अच्छी दिखाई देती है उसको नजदीक का दोष है, उसको बोलते हैं नियर साइटनेस। ठीक है ना। तो ये वाला कह रहा है कि कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता। ये गलत हो गया, क्योंकि जिस आदमी को दूरदृष्टि दोष है वो दूर की वस्तु को तो आसानी से देख सकता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा सही है? दूसरे वाला सही है। कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता। जिसको दूरदृष्टि दोष है उसको नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आंख का निकटतम बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। देखिए ये आपकी आई है, ठीक है, ये आपकी आई है, यहां पे आपकी क्या है, रेटिना है, रेटिना जहां पे इमेज बनती है। अब कह रहा है कि आपकी नॉर्मल जो आई है उसमें क्या होता है, इमेज जो है रेटिना के ऊपर बनती है, यहां पर बनती है। नॉर्मल जो आई है उसमें इमेज कहां बनती है, रेटिना में बनती है। लेकिन कह रहा है जिस आदमी को दूर दृष्टि दोष है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन पास की दिखाई नहीं देती, तो उस केस में क्या होगा, उसका जो निकटतम बिंदु है वो सामान्य स्थिति से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे इमेज बनने की बजाय कहां चली जाएगी, इमेज इससे दूर चली जाएगी। ठीक है ना। उसकी इमेज रेटिना से कहां बनेगी, पीछे बनेगी। चौथा ऑप्शन है आंख का दूरस्थ बिंदु हटकर आंख की ओर आ जाता है। ऐसा नहीं कि इमेज यहां बन जाएगी, कहां बन जाएगी, इस रेटिना के पीछे बनेगी। तो आपका सेकंड और थर्ड, यानी सेकंड और थर्ड ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देखिए ये आपका डायग्राम है। ठीक है। ये देखिए हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें आपको याद कैसे रखना है, एक होता है आपका मायोपिया, मायोपिया ये अंग्रेजी वालों के बच्चों के लिए, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपर में क्या है, ज्यादा बड़ी स्पेलिंग है, यानी लंबी स्पेलिंग है, इसका मतलब दूर दृष्टि दोष है। और मायोपिया छोटी स्पेलिंग है, मतलब नजदीक दृष्टि दोष है। तो कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इमेज जो है वो रेटिना से कहां बनती है, पीछे बनती है। रेटिना से कहां बनती है, पीछे। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ये की बजाय ये वाला होता, नजदीक वाला होता, मायोपिया होता, नजदीक दृष्टि दोष होता, तो इमेज कहां बनती बताओ, इमेज बनती रेटिना से पहले, यहां पर इमेज बनती। और नॉर्मल आई के लिए कहां बननी चाहिए, यहां पर बननी चाहिए। तो ये जो आंख दिख रही है आपको, ये कैसी, हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष, इमेज कहां बन रही है, पीछे बन रही है। इसको करेक्ट कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं आपसे कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है। तो ये वाला लेंस, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स। हिंदी में बोले तो उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो पीछे इमेज बन रही थी उसको हम लोग वापस कहां पर ले आएंगे बताओ, रेटिना पर लेके आएंगे। तो रेटिना पर इमेज बन जाएगी तो आंख आपकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये ठीक करने का तरीका हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ये आपको बायोलॉजी लैब में जब हम पढ़ते हैं तो बायोलॉजी लैब में आपको देखने को मिलता है। ये आपका यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता है। इसमें क्या क्या चीजें होती है, पहला ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है, जिसमें क्या होता है, एक लेंस होता है। तो गलत बात। ठीक है। आपकी दूरबीन है, ठीक है, टेलीस्कोप होता है, और आपके माइक्रोस्कोप होते हैं, टेलीस्कोप होते हैं, जितने भी, उन सभी में क्या होते हैं, मिनिमम जो है 2 लेंस तो होते ही होते हैं। ठीक है ना। कितने लेंस होते हैं, 2 लेंस मिनिमम होने चाहिए। एक लेंस को बोलते हैं आई लेंस, जो आंख के पास होता है। एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि ऑब्जेक्ट के पास होता है, जिसको हमें देखना होता है। जैसे कि मुझे क्या करना है, स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स, या फिर क्या होता है, बैक्टीरिया। मुझे बैक्टीरिया देखने हैं, दही में बैक्टीरिया होते हैं, उनको देखना है। तो बैक्टीरिया जब देखेंगे तो हमारे पास मान लीजिए ये कटोरी है, यहाँ पे आपका कार्ड है, दही है। तो बैक्टीरिया को देखने के लिए क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, बैक्टीरिया है। तो एक लेंस जो है इसके पास लगाया जाएगा और एक लेंस हमारी आंख के पास होगा। तो जो लेंस आंख के पास होता है उसको क्या बोलते हैं, आई लेंस। जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस। तो कम से कम 2 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं,
कैसे होते हैं, अवतल। अवतल को क्या बोलते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव। तो ये भी बात ध्यान रखनी है, जितने भी आपके माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप होते हैं उनमें कौन से लेंस होते हैं बताओ, कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। कौन से, कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, यानी उत्तल लेंस यूज होते हैं। ये भी गलत हो गया। और फोर्थ आपका ऐसा सूक्ष्मदर्शी लेंस जिसमें उत्तल होते हैं, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस कैसे होते हैं, उत्तल होते हैं। तो कह रहा है कि जो आपका टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप है ये उत्तल प्लस अवतल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मिरर। कुछ सूक्ष्मदर्शी ऐसे भी होते हैं जिनमें हम लोग मिरर का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ टेलीस्कोप भी ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल अवतल लेंस होता है, ऐसा भी नहीं जिसमें केवल उत्तल लेंस होता है। हाँ, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। नेत्राकार और नेत्रक मैंने बताया था, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस वो होता है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। ये आपका डायग्राम है जो कि आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप लैब में देखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका कि जो आकाश जो है वो आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है, नीला कलर दिखाई देता है, उसका कारण क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका अपवर्तन है, दूसरा आपका परावर्तन, तीसरा परिकीर्णन, चौथा विक्षेपण। ठीक है, अब विक्षेपण क्या है, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन जो है उसमें मैंने बताया था कि 7 कलर में टूट जाती है लाइट। कितने कलर में, 7 कलर में। तो आपका आकाश तो एक ही कलर का दिखाई दे रहा है, कैसा, ब्लू कलर का। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा आपका है परावर्तन। परावर्तन में क्या है, लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होती है वापस। तो सन से जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाती है। ठीक है ना, हमारा जो इन्वायरमेंट है, गैस मॉलिक्यूल्स जहां पे रहती है उनसे टकरा के वापस नहीं जाती है, मतलब ये भी गलत हो गया। और आपका ये दूसरा क्या है, अपवर्तन। अपवर्तन में क्या है कि लाइट रे जो है वो ट्रांसफर होके इन्वायरमेंट में से अर्थ के ऊपर आती है। तो आती तो है, लेकिन अगर सन से कैसी लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, सन से कैसी लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, हम वहां से देख रहे हैं अर्थ से, तो हमको आकाश कैसा दिखाई दे रहा है बताओ, ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, व्हाइट क्यों नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये हुआ, अगर अपवर्तन होता, अगर आपका रिफ्रैक्शन होता तो आपको क्या दिखना चाहिए था, व्हाइट कलर का दिखना चाहिए था। लेकिन ये बोल रहा है कि ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके सन से लाइट आती है और एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर करती है तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होते हैं, धूल के क्या होते हैं, कण होते हैं, और क्या होते हैं, गैस के पार्टिकल होते हैं, गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल और धूल के कण होते हैं। उन धूल के कणों से क्या होता है, जब व्हाइट लाइट टकराती है तो क्या होगा, व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं बताओ, 7 कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विबग्योर होता है, विबग्योर। अब कहते हैं इन सभी कलर की, सन से जो लाइट आ रही है वो कैसी, व्हाइट है, उसमें कितने कलर है बताओ, 7 अलग अलग कलर है। तो हर कलर की, हर अलग कलर की क्या होती है, अलग अलग क्या होती है, वेव लेंथ होती है, यानी सभी कलर का जो है साइज अलग अलग होता है। अब देखो जो गैस के जो पार्टिकल हैं, धूल मिट्टी के जो पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल का साइज जो है इनमें से कौन से पार्टिकल से छोटा और कौन से बड़ा है। तो क्या होगा, मान लीजिए कि लाइट की यहाँ पे रे आ रही है व्हाइट कलर की, सामने कोई पार्टिकल आ गया, बड़ा पार्टिकल आ गया, साइज इसका बड़ा है, तो क्या होगा, जब इसे टकराएगा तो क्या होगा, लाइट रे क्या होंगी बताओ, इधर उधर फैल जाएंगी, इधर उधर फैल जाएंगी। इस फैलने को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, स्कैटरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। हिंदी में बोले तो विक्षेप, क्या बोलते हैं, परिकीर्णन। क्या बोलते हैं, परिकीर्णन बोलते हैं। तो लाइट रे जब टकराएगी उन पार्टिकल से, धूल के कणों से, तो क्या होगा, लाइट रेज फैल जाएंगी। तो क्या होगा, जो ब्लू कलर है, इन 7 में से जो ब्लू कलर है वो सबसे क्या होता है, ज्यादा फैलता है, सबसे ज्यादा फैलता है। तो जो कलर ज्यादा फैल जाएगा वो हमें दिखाई देगा। तो आसमान में क्या होगा, ब्लू कलर जो है फैल जाएगा, तो हमको ब्लू कलर दिखाई देता है। अब देखो ये कौन सा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्काई ब्लू। अब ऐसा क्यों, जो आपका रेड कलर है, आपका कैसा रेड कलर, इसकी जो वेवलेंथ होती है क्या होती है बताओ, लार्ज होती है, इसका साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो क्या होगा, ये वाली स्कैटर सबसे क्या होगी, कम होगी। जो लाल रंग है वो सबसे कम स्कैटर होगा, सबसे कम फैलेगा। सबसे ज्यादा कौन होगा, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू। इनका साइज क्या है, इनका साइज क्या है, वेवलेंथ का साइज क्या है, कम है, तो ये सबसे ज्यादा फैलेंगी। इनका साइज क्या है, ज्यादा है, तो ये कम फैलेंगी। तो ये तीनों कलर सबसे ज्यादा फैलेंगे। तो वॉयलेट प्लस इंडिगो प्लस ब्लू, इन तीनों को मिलाएंगे, इन तीनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास कैसा कलर बनेगा, स्काई ब्लू। कैसा, स्काई ब्लू, आसमानी रंग बनेगा। इसलिए हमें आसमान कैसा दिखाई देता है बताओ, नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तरंग दैर्ध्य समान बनी रहती है,
आवर्ती समान बनी रहती है, आवर्ती बढ़ जाती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। तो देखो मैंने बताया था कि लाइट जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रेड लाइट डाल रहा हूँ, रेड, यहाँ पे क्या एयर है और यहाँ पे क्या बताओ वाटर है। तो कह रहा है कि मीडियम क्या होगा, चेंज होगा। रेड लाइट यहाँ से आएगी और टकराने के बाद इसमें इंटर कर जाएगी। तो कह रहा है कि जब माध्यम चेंज होगा उस केस में इस रेड लाइट का जो है वेवलेंथ जो है उसका साइज अलग अलग होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेवलेंथ और यहाँ पे भी वेवलेंथ। यहाँ की वेवलेंथ और यहाँ की वेवलेंथ में क्या होगा, फर्क होगा। यानी वेवलेंथ जो होती है वो माध्यम पे डिपेंड करती है। माध्यम चेंज होगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन एक चीज ऐसी है वो आपकी कौन है, आवर्ती। क्या है, आवर्ती। आवर्ती को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की जो आवर्ती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। आपको ध्यान रखना है, आवर्ती समान बनी रहती है, नहीं तो बढ़ती और नहीं घटती। तरंग दैर्ध्य जो होती है वो बढ़ जाती है। देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है तो बढ़ती तो है लेकिन हर केस में नहीं। वो डिपेंड करता है कि आपका मीडियम कैसा है। तो तरंग दैर्ध्य बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, दोनों होते तो ऑप्शन सही होता। लेकिन यहाँ पे आवर्ती समान बनी रहती है तो ये आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको डायग्राम से दिखा रखा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो ये एक माध्यम है, उसमें ये आपका साइज ऑफ वेवलेंथ है। एक वेव की जो साइज है वो ये वाली है, लेकिन इस पानी में से जब वो हवा में से पानी में जाएगा इसका साइज क्या हो जाएगा बताओ, इसका साइज क्या हो जाएगा बताओ, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका साइज क्या हो जाएगा बताओ, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ का गैप और यहाँ का गैप में फर्क है। यहाँ पे गैप कम हो गया, यहाँ पे ज्यादा है, मतलब वेवलेंथ यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है ना। तो मीडियम चेंज होने से वेवलेंथ में चेंज हो जाता है लेकिन आवर्ती में चेंज नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। मैंने बताया था नीला जो रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। एक्चुअल में तो क्या होता है, वोयलेट, इंडिगो और ब्लू, इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो आपका कहलाता है स्काई ब्लू। ठीक है ना, उसको स्काई ब्लू बोलते हैं। क्लियर है। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, गलत हो गया। नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, ये भी गलत है। वातावरण में अवशोषण नहीं होता, स्कैटरिंग होती, फैल जाता है। ठीक है ना। लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण, ये भी आपका स्कैटरिंग होती है, अवशोषण नहीं होता। ठीक है ना। तो ये आपका आएगा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और एक यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। ब्लू सन हाई इन स्काई, रेड सनसेट सन लो इन स्काई। ठीक है ना। अगर सुबह के टाइम और शाम के दोपहर के टाइम देखेंगे तो सुबह के टाइम पे क्या होता है, आपको सन आपका कैसा दिखता है, रेड दिखता है। ठीक है ना। और शाम के टाइम और दोपहर के टाइम क्या होता है, व्हाइट दिखता है। ये क्वेश्चन भी हम आगे करवाएंगे। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। ठीक है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। ठीक है। यहाँ पे एक इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में, इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है। कह रहा है कि वातावरण में प्रकाश का विसरण होता है, किसकी वजह से होता है, तो वो हमने बताया था कि धूल के कण, धूल मिट्टी के जो कण होते हैं उन धूल कणों से टकराने के बाद लाइट क्या होती है बताओ, स्कैटर हो जाती है। क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। तो ये इसका जो एग्जांपल वो आप देखते हैं, किसी जंगल में आप खड़े हैं और वहां से सनलाइट आती है तो जो पेड़ पौधों के बीच में से जो गैप होता है उसमें धूल मिट्टी के जो कण है उनसे लाइट टकराती है और वो क्या होती है, स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। तो आपको वहां पे एक लाइट का पाथ आपको दिखाई देता है। ये लाइट का जो पाथ आपको दिख रहा है इसका कारण क्या है, स्कैटरिंग है। ठीक है। इसको हम लोग और एग्जांपल से देख सकते हैं। पानी का गिलास लेते हैं, इस पानी गिलास में पानी डाला और इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं थोड़ी सी मिट्टी, गंदा पानी जिसको बोल सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि धूल की मिट्टी के जो कण है मिट्टी के पानी के अंदर, उन धूल कणों से जो है लाइट जो है टकराएगी तो क्या होगी, स्कैटर होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बैटरी रखता हूँ, लाइट का कोई भी सोर्स, तो यहाँ से मुझे क्या होगा, साफ साफ इसका पाथ दिखेगा, लाइट का पाथ मुझे साफ साफ दिखेगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रही है। ठीक है। इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। चंद्रमा की सतह पर अगर आप चांद पे खड़े हैं तो आपको दिन के टाइम में आकाश कैसा दिखाई देगा। ठीक है ना। अब देखो हम अर्थ पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं, तो आपको जो आकाश है कैसा दिखाई देता है, या तो आपको नीला दिखाई देता है, ठीक है ना, या कैसा दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है।
ठीक है ना। अगर बादल होंगे तो व्हाइट दिखाई देगा और यहाँ पे नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर आप चांद की सतह पे चले जाएंगे तो आपको आकाश कैसा दिखाई देगा, हल्का पीला, नीला, नारंगी और काला। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कैसा, ब्लैक। ये ध्यान रखना है। अगर आप स्पेस में जाएंगे, या तो स्पेस में जाएंगे या फिर आप मून पे जाएंगे, तो उस वक्त आपको जो स्पेस है कैसा दिखाई देगा बताओ, ब्लैक दिखाई देगा। उसका कारण क्या है, ड्यू टू सनलाइट। ठीक है। अब देखो सन की जो लाइट है वो वहां पे नहीं है, क्योंकि मून जो है वो आपका सन की जो लाइट है वहां पे नहीं पहुंच रही है। तो उस वजह से वहां पर आपको कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा। ठीक है। सन की जो लाइट है वो अर्थ के पास पहुंच रही है, तो वहां पर आपको आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है। स्पेस के अंदर कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है वहां पर, तो अब कैसा दिखाई देगा बताओ, ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंत स्थापित है और उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरणें के लिए वह बुलबुला किस तरह का व्यवहार करेगा, वह बुलबुला किस तरह का व्यवहार करेगा। ठीक है। ये देखिए भाई, ये आपका डायग्राम के साथ समझते हैं कि एक गोलाकार वायु का बुलबुला है, ठीक है ना, एक आपका वाटर बबल है, ठीक है ना, किसी कांच के टुकड़े के अंत स्थापित है। कांच का टुकड़ा ये वाला है, इसके अंदर जो है बुलबुला है पानी का, वह प्रकाश की किरणों के लिए बुलबुला कैसे व्यवहार करेगा। अब देखो ये आपका पानी का बुलबुला है, ये कन्वेक्स और कनकेव, इनमें से किसकी तरह बिहेव करेगा। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, लाइट को इकट्ठा करता है। कन्वेक्स लेंस की शेप आपने देखी हुई, ये वाला कन्वेक्स लेंस है। लाइट जब डालते हैं तो ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। क्या करता है, कन्वर्ज करता है। और एक आपका कॉन्केव लेंस होता है जो कि क्या करता है, डाइवर्ज करता है। लाइट रे जब डालेंगे तो डाइवर्ज करेगा, इनको दूर दूर फेंकेगा। ठीक है ना। कॉन्केव लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है, कन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है। तो कह रहा है कि एक वाटर का बबल है, पानी का बॉल है, बुलबुला है, तो इसके अंदर क्या होगी बताओ, एयर होगी। यहाँ पे यही क्वेश्चन समझने का है कि अगर मैं कहता हूं वाटर ड्रॉप, एक तो पानी की बूंद होती है और एक पानी का क्या होता है, बबल होता है, बुलबुला होता है। तो बुलबुले के अंदर क्या होती है, हवा होती है। पानी का बुलबुले के अंदर क्या होती है, हवा होती है। लेकिन पानी की जो ड्रॉप है, बूंद है, उसमें क्या होता है, अंदर पानी होता है। ठीक है ना। ड्रॉप सॉलिड होती है अंदर से, और बबल है वो क्या होता है, अंदर से खाली होता है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछेगा आपसे। एक बबल जो है उसका पूछ रहा है पहले कि बबल को अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी ग्लास की कांच के अंदर रख देते हैं तो कैसा बिहेव करेगा। तो ऑप्शन आपका अभिसारी लेंस और आपका कैसा है, अपसारी लेंस। ठीक है। कैसा है, अपसारी लेंस, समतल अभिसारी और समतल अपसारी। ये कौन से होते हैं, देखो ये वाला समतल हो गए एक साइड से। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस को एक साइड से क्या कर दूं, प्लेन कर देता हूं, तो इसको बोलते हैं समतल अपसारी लेंस। ठीक है ना। एक आपका अभिसारी है, एक आपका अपसारी। अपसारी क्या होता है, इसको फैलाता है। तो ये वाला कैसा है, कनकेव लेंस, और ये वाला कैसा है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है ना। अब देखो लाइट जो क्या हो रही है, अगर मैं ग्लास यहां पे रख देता हूं तो ये कौन सा ग्लास है, और ग्लास से कहां पे जा रहा है बताओ, एयर में जा रहा है। तो डेंसर से कहा जा रहा है बताओ, रेयर में जा रहा है। नहीं, मीडियम डेंसर से कहा जा रहा है, रेयर। डेंसर से जब रेयर जाएगा तो क्या कंडीशन होती है, अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, क्या ड्रॉ करता हूँ, नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, तो नॉर्मल से क्या होगी बताओ, नॉर्मल से दूर भागती है कि पास आती है, नॉर्मल से दूर भागती है। इसको जाना कहाँ चाहिए, सीधा। लेकिन डेंसर से कहा है, रेयर, तो कहां जाएगी बताओ, ये आपकी नॉर्मल से दूर भागेगी। यानी ये वाला एंगल जो कम होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। ये आपको मैंने पहले ही बताया था। ठीक है। देखो ऐसे यहां पे लाइट रे आ रही है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है। अगर ये आपका एयर है और ये आपका क्या है, ग्लास है या वाटर है, तो रेयर मीडियम से कहां आ रही है, डेंसर में आ रही है, तो इसकी तरफ बैंड हो जाएगी। रेयर से डेंसर क्या होगी, बैंड होगी। अगर उल्टा कर दो, यहां पे क्या ले लो, एयर, और यहां पे क्या ले लो, ग्लास ले लो, तो क्या होगा, इससे दूर भागेगी। यानी जब डेंसर से रेयर आएगी तो इससे दूर भागेगी। तो देखो क्या हो रहा है, सीधी जा रही थी, अब सीधी जाने की बजाय ये क्या होगी, नॉर्मल, तो ये वाला है, नॉर्मल से दूर भाग गई, यहां गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन है, एयर है, यहाँ पे कौन है, एयर है, और यहाँ पे क्या बताओ, यहाँ पे क्या आपका वाटर है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, ग्लास है। अब देखो क्या होगा, फिर क्या होगा, डेंसर से रेयर नहीं जा रही, अब जा रही है रेयर से डेंसर। पहले क्या थी, डेंसर से रेयर, अब रेयर से डेंसर। रेयर से जब डेंसर जाएगी तो क्या होगा, उल्टा होगा, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करो। जानी कहाँ चाहिए, सीधी जानी चाहिए, लेकिन नॉर्मल कहाँ पे, ये वाला नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। तो ये लाइट रे इधर जाएगी। ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग से देखो एक बार, जो लाइट रे सीधी जानी चाहिए थी वो कहां जा रही है, पहले इधर बैंड हुई, फिर इधर बैंड हो गई। ये लाइट रे सीधी जाने की बजाय इधर बैंड हुई, फिर इधर बैंड हो गई। तो देखो ओवरऑल अगर देखेंगे तो क्या होगा, लाइट रे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, सॉरी क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है।
तो इसका मतलब है ये जो आपका बबल है, वाटर बबल, ये किसकी तरह बिहेव करेगा बताओ? ये बिहेव करेगा एक अपसारी लेंस की तरह, मतलब कॉनकेव लेंस की तरह। अगर मैं यहां पर बुलबुले की जगह क्या कर देता हूं, पानी की एक बूंद कर देता हूं, ड्रॉप कर देता हूं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? अभिसारी लेंस। कौन सा? कॉनकेव लेंस, ठीक है ना, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। यानी आपका अगर लाइट रे को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो आपका कैसा होगा? कॉनकेव, और इकट्ठा कर रहा है तो कॉन्वेक्स। तो आपका आंसर क्या आएगा? अपसारी लेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। जो आपके ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उनमें लाल रंग को ही क्यों यूज करते हैं? उसका ऑप्शन है खून का रंग लाल है इसलिए। तो ऐसा तो कोई रीजन नहीं है कि भाई ब्लड का कलर रेड है तो हम लोग जो है ट्रैफिक सिग्नल को भी रेड कर दें, ऐसा कोई आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है प्राणी लाल रंग पहचान सकते हैं, जीव जंतु जो है लाल रंग को पहचान सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जीव जंतु जो है वो लाल के अलावा जो है और कलर भी क्या करते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है लाल खतरे का प्रतीक है। हाँ, ये ऑप्शन थोड़ा सा मैच कर रहा है कि लाल रंग जो है खतरे का प्रतीक है, लेकिन लाल रंग खतरे का प्रतीक नहीं है। लाल रंग को हम लोग यूज करते आ रहे हैं इसीलिए तो वो खतरे का प्रतीक है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? साइंस की भाषा में देखें तो लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है। प्रक्षेपित का मतलब क्या होता है? स्कैटर, ठीक है ना। लाल रंग सबसे कम क्या होता है? स्कैटर होता है, सबसे कम फैलता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लाल रंग को यूज करते हैं किसमें? ट्रैफिक सिग्नल के अंदर, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी हाई वेवलेंथ होती है। लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है क्या होती है बताओ? सबसे ज्यादा होती है, हाई होती है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स को रेड कलर का सॉरी लाल रंग का प्रकाश जो है यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है अधिक गहराई के कारण, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। कुएं का जो पानी है वो भी गहरा है, उसका पानी तो नीला नहीं दिखाई देता अपने को। सेकंड ऑप्शन है जल के नीले रंग के कारण, जल का रंग नीला होता है, ठीक है। एक सेकेंड, जल का जो रंग है वो नीला होने के कारण, तो ऐसा कुछ नहीं है। पानी का रंग भी नीला नहीं होता, पानी का कलर कैसा होता है? नो कलर। पानी जो है वो कलरलेस है, कैसा है? कलरलेस है, पानी का कोई कलर नहीं होता। लेकिन पानी का रंग नीला दिखाई क्यों दे रहा है? समुद्र के जो पानी है उसका कलर नीला क्यों दिखाई दे रहा है? लास्ट ऑप्शन है जल का ऊपरी सतह के कारण, जल के ऊपरी सतह के कारण, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। पानी का जो गिलास है उसके अंदर जो पानी है वो ऊपर वाला पानी ब्लू कोई दिखाई नहीं देता अपने को। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण। दो चीजें बता रखी, आकाश के परावर्तन, दूसरा आपका जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण। ये आपको ध्यान रखना, परिकिरण मतलब स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटरिंग के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का जो 7 रंग होते हैं आपके सफेद प्रकाश के अंदर, 7 अलग अलग रंग होते हैं। उन रंगों में से जो आपका ब्लू कलर है, ब्लू कलर है वो किसका होता है? स्काई का होता है। उस ब्लू कलर की वजह से आपको जो समुद्र का जो पानी है वो कैसा दिखाई देता है बताओ? नीला दिखाई देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा के कारण छा जाती है, ठीक है। सुबह और शाम के समय वायुमंडल में लाल रंग छा जाता है। सुबह सुबह जब सन को देखते तो सन आपको दिखाई देता है कैसा? रेड कलर का। और शाम के टाइम भी कैसा दिखाई देता है? रेड कलर का। और दिन के टाइम कैसा दिखाई देता है बताओ? सफेद रंग का। ऐसा क्यों है? तो उसका कारण क्या है बताओ? प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, प्रक्षेपण और परिकिरण, ठीक है। तो परिकिरण क्या है बताओ? परिकिरण क्या है? स्कैटरिंग। क्या है? स्कैटरिंग, ठीक है। कर रहा है स्कैटरिंग के कारण जो ये हो रहा है। अब इसका समझने की बात क्या है? इसमें समझने की बात ये है, देखो समझने की बात ये है, ये लीजिए आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इसमें समझते हैं सुबह और शाम के टाइम पे क्या होता है। देखो ये आपकी अर्थ है और ये आपका अर्थ का एनवायरमेंट है, एटमोस्फियर है। सुबह के टाइम पे सन कहाँ होता है? यहाँ होता है, ठीक है ना। और दोपहर के टाइम कहाँ होता है? बिल्कुल सर के ऊपर होता है। अब देखो सुबह के टाइम जब लाइट यहां से ट्रेवल करेगी और अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो क्या होगा? यहां पर क्या होती है? बहुत सारी गैसें होती हैं और गैसों का जो मीडियम वो धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता जाता है। यहाँ पे सबसे कम गैस होती है, फिर गैस ज्यादा होती जाती है और अर्थ का जो बिल्कुल सरफेस है वहां पे गैस सबसे ज्यादा होती है। तो उससे क्या होगा? आपका मीडियम क्या हो रहा है? बार बार चेंज हो रहा है। यहाँ पे कैसा मीडियम है बताओ? रेयर। और यहाँ पे कैसा बताओ? सघन। यानी रेयर से कहा जा रहे हैं? डेंसर जा रहे हैं। तो बार बार क्या होगा? बार बार क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो उससे क्या होगा? लाइट बैंड हो जाएगी। तो बैंड होती होती यहाँ पहुंचेगी, ठीक है।
अच्छा दोपहर के टाइम पे क्या होगा बताओ, दोपहर के टाइम पे लाइट यहां से आएगी, यहां से जैसे एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है बताओ 90 डिग्री, ठीक है 90 नहीं, यहाँ पे कितना मानेंगे इसको 0 डिग्री मानेंगे, ठीक है। तो लाइट रे सीधा ट्रेवल करके हमारी आंखों के पास आ जाएगी। अब दोनों केस में देखो, सुबह के टाइम पे लाइट ने ज्यादा ट्रेवल किया या दोपहर के टाइम में, सुबह के टाइम में लाइट ने ज्यादा रास्ता ट्रेवल किया है और दोपहर के टाइम पे कम रास्ता ट्रेवल किया है। इस वजह से क्या होगा कि सुबह के टाइम पे जो लाल रंग है आपका, कैसा रंग है, लाल रंग है, रेड कलर जो है वो आपका क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होता है, स्कैटर होता है, ठीक है। लाल रंग सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, देखिए लाइट को ज्यादा रास्ता ट्रेवल करना पड़ रहा है तो उससे लाल रंग ज्यादा फैल जाएगा आसमान में, लाल रंग ज्यादा फैलेगा तो आपको कैसे दिखाई देगा, रेड कलर, ठीक है। और अगर मैं स्काई की बात करता हूं, स्काई में क्या हो रहा है, स्काई में आपका एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे धूल मिट्टी कण बहुत कम है, ना के बराबर है, वो उनके साइज पे डिपेंड करता था, तो वहां पे कैसा कौन सा कलर था बताओ, ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा था, ब्लू कलर, इसलिए वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका सूर्य का प्रकाश है या फिर सन जो है वो सुबह के टाइम पे रेड और शाम के टाइम पे भी सेम कंडीशन फॉलो होती है, वो भी रेड दिखाई देता है, उसका कारण क्या है बताओ, स्कैटरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के किस रंग की विक्षेपण अधिक होता है, ठीक है, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, ऑप्शन है बैंगनी, पीला, लाल और नीला। 7 अलग अलग कलर मैंने बताए थे, देखो ये आपके प्रिज्म है, आपकी प्रिज्म से जब मैं व्हाइट लाइट को पास करता हूं तो 7 अलग अलग कलर में टूट जाता है, तो अगर प्रिज्म नहीं होती तो लाइट कहां जाती बताओ, स्ट्रेट लाइन में जाती, लेकिन प्रिज्म की वजह से ये लाइट 7 अलग अलग कलर में क्या होगी, ब्रेक हो गई। तो सबसे जो नीचे जो कलर होता है वो कौन सा होता है बताओ, वॉयलेट, और सबसे ऊपर कौन सा होता है बताओ, रेड, ठीक है। ये ध्यान रखना है, प्रिज्म अगर सीधी रखी हुई है तो प्रिज्म के अंदर सबसे नीचे वॉयलेट कलर होगा, सबसे ऊपर क्या होगा, रेड कलर होगा। तो सबसे ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा, सबसे कम या ज्यादा किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होगा, उसको हम लोग बोलते हैं भाई डेविएशन, क्या बोलते हैं, डेविएशन। सबसे ज्यादा कौन सा कलर क्या हुआ है, डेविएट हुआ, डेविएट का मतलब रास्ते से भटक गया है, तो इस कलर को जाना कहां चाहिए था, सीधा, और गया कहां पे, वो इधर चला गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा एंगल किसका बताओ, किसका है, वॉयलेट कलर का है। तो बैंगनी रंग जो है सबसे ज्यादा डेविएट होगा, और आपका कोई पूछे कि सबसे कम कौन सा होगा, तो रेड कलर, सबसे ऊपर कौन सा है, रेड कलर है, तो रेड कलर सबसे कम डेविएट होगा और वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा होगा। आपसे ये पूछ ले कि ग्रीन और ब्लू में से कौन सा सबसे ज्यादा होगा, तो ग्रीन ब्लू में देखो ब्लू नीचे है तो नीचे वाला ज्यादा एंगल पे डेविएट हो रहा है, ऊपर वाला कम ही हो रहा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, ठीक है भाई, ये मक्खियों की वजह से हो रहा है बार बार, ठीक है। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वो उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है भाई, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण TIR, और चौथा आपका प्रकाश का विवर्तन, ठीक है ना। विवर्तन का मतलब क्या बताया था मैंने, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। कह रहा है कि जो तारे हम रात को देखते हैं आसमान में वो एक्चुअल में जहां पे होते हैं वहां दिखाई नहीं देते, बल्कि उस पोजीशन से थोड़े से क्या होते हैं, ज्यादा ऊंचाई पे दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब क्या हुआ कि भाई हवा के अंदर जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें अलग अलग गैसें हैं, और जब हवा चलती है तो वो गैसें जो क्या होती है, हिलती रहती है। तो गैसें हिलती रहेंगी तो बार बार क्या होगा, बार बार उनका मीडियम क्या होता रहेगा बताओ, चेंज होता रहेगा। अब मीडियम बार बार चेंज होगा तो क्या होगा, हमारी आंखों के अंदर आने वाली जो लाइट है वो बार बार क्या होगी, चेंज होगी। तो हमें ऐसा लगेगा कि लाइट जो हमारे पास आ रही है वो क्या हो रही है, बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं टिमटिमाना, टिमटिमाना, कि भाई जो तारे जो होते हैं आकाश में टिमटिमाते दिखाई देते हैं, चमकते दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या बताओ, उसका कारण क्या है, ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमें एक्चुअल जो इसकी हाइट होती है उससे कहां दिखते हैं, थोड़े से ऊंचे, क्योंकि हमें लगता है कि भाई लाइट जो है हमारे पास यहां से आ रही है, लेकिन लाइट क्या हो रही है, बार बार मीडियम चेंज होने की वजह से हमारे पास लाइट थोड़ी सी टेढ़ी आती है, तिरछी आती है, और हमारी आंखें जो है वो सोचती है कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि पानी के अंदर पड़ा हुआ सिक्का जो है, ग्लास में पड़ा हुआ सिक्का अपने को ऊपर उठा दिखाई देता है, वो सेम आपका रीजन है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते थे रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। वो पानी के अंदर था, ये एटमॉस्फेयर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू
द्युतिहीन होता है, मतलब आपका जो सूखा रेत होता है, बालू मिट्टी जो होती है, जो ड्राई होती है तो चमकती रहती है, और जो गीली होती है वो चमकती हुई दिखाई नहीं देती। इसका कारण क्या है? यह एक प्रकाशीय भ्रम है, ऐसा तो नहीं है, ये तो कोई भ्रम तो नहीं है, ठीक है। दूसरा इसका कारण परावर्तन है, तीसरा इसका कारण अपवर्तन है, चौथा इसका कारण परिकीर्णन है। तो कह रहा है कि भाई जो आपकी बालू मिट्टी होती है उसमें अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह के क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, ठीक है ना। लोहा, सोना, चांदी, इस तरह की चीजें होती हैं। उनके छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, उन पार्टिकल्स पे जब क्या होती है, लाइट गिरती है, लाइट गिरती है तो क्या होगा, उनसे लाइट टकराने के बाद में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं, परावर्तन। तो परावर्तन के कारण जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगी तो हमें वो चमकती हुई दिखाई देती है। गीली मिट्टी में क्या होगा, पानी क्या करता है, पानी होने की वजह से पानी उसको अवशोषित कर लेता है, लाइट को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमको गीली मिट्टी जो है वो चमकदार दिखाई नहीं देती।